कहानी की शुरुआत में हम एरिक नाम के लड़के को देखते हैं जिसका घोड़ा नुकीले तारों में फंसकर बुरी तरह घायल हो गया था। एरिक ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तारें इतनी गहराई तक धंसी हुई थी कि उसे छुड़ाने की कोशिश में एरिक भी बुरी तरह घायल हो जाता है। एरिक अपने घोड़े को नहीं बचा पाया, जिसका उसे बहुत दुख था। इसके 15 साल बाद हम फिर से एरिक को देखते हैं जो बड़ा हो चुका है और एक ड्रग एडिक्ट है जिसे पुलिस की निगरानी में रखा गया था। इसके बाद हम शैली नाम की लड़की को देखते हैं जिसके पास उसकी दोस्त जीट का मैसेज आता है। शैली जब वीडियो ओपन करती है तो बहुत डर जाती है क्योंकि वीडियो के अंदर विंसेंट नाम के आदमी के खिलाफ मर्डर के एविडेंस थे। जेड सबको उसकी सच्चाई बताकर उससे अपना बदला लेना चाहती थी, लेकिन अभी उनके लिए अच्छा यही था कि वो शहर छोड़कर कहीं दूर भाग जाएं। वो शैली को किसी से भी मिलने या बात करने से मना करती है, लेकिन जेड जैसे अपने अपार्टमेंट में आती है उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं। मैरियन नाम की एक लेडी जेड से उसका फोन छीनती है और देखती है कि उसने लास्ट टाइम किससे बात की थी। अब शैली की जान को भी खतरा था, जिसके बाद वो मदद के लिए अपने दोस्त डॉम को फोन करती है, जिसके बाद शैली तुरंत घर छोड़कर भाग जाती है। कुछ दूर चलते ही उसे एक आदमी दिखाई दिया जो उसे फॉलो कर रहा था। शैली उससे बचने की कोशिश में कुछ पुलिस वालों से टकरा जाती है और उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है। ऑफिसर्स उसकी मदद करते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर नीचे गिरे ड्रग्स पर पड़ती है, जिसके बाद शैली को इलीगल सब्सटेंस कैरी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ड्रग्स की मात्रा बहुत कम थी, इसलिए शैली को सुधार के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कर दिया गया। हम यहाँ एरिक को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका था। उसकी शराबी माँ की वजह से उसका बचपन भी नशे की दलदल में धंसता चला गया। उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बच जाता था। रिहैब में उसके साथ के लोग उसे बुली करते थे, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहता था क्योंकि वो जिन कठिनाइयों से गुजरा था उसके सामने तो ये कुछ नहीं था। एक रात वो फिर से सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे शैली दिखाई देती है। एक ही नजर में वो उसे पसंद करने लगता है, जिसके बाद एरिक कुछ सोचकर सुसाइड करने का प्लान कैंसिल कर देता है। इसी बीच हम विंसेंट को देखते हैं जो एक ओपेरा हाउस का मालिक भी था, जिससे उसे अपनी असली पहचान छुपाने में मदद मिलती थी और वो अपने क्राइम के बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट करता था। मैरियन बताती है कि हमने उस लड़की को ढूंढ लिया है, जिसके बाद विंसेंट शो छोड़कर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। जेड बहुत डरी हुई थी, पर उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ गई। विंसेंट बोला, मैंने पिछले 100 सालों में न जाने तुम्हारे जैसे कितनी लड़कियों को मारा है। मैं ये नहीं करना चाहता था, मैं बुरे लोगों को मारना चाहता हूँ, वो लोग जो खून करते हैं, रेप करते हैं और चोरी डकैती करते हैं, मगर उन्हें तो वैसे भी नर्क में जाना है, जबकि वो तुम जैसे लोगों को अपने पास बुलाना चाहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि विंसेंट ने शैतान के साथ सौदा किया था और उसे खुद नर्क न जाना पड़े, इसलिए वो बेगुनाह लोगों की आत्माओं को नर्क में भेजता है। जेड उससे रहम की भीख मांगती है, पर विंसेंट उसके कान में कुछ शब्द बोलता है, जिसके बाद जेड अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खो देती है और एक नुकीले औजार से अपने गले को स्टैब करके खुद की बड़ी बेरहमी से जान ले लेती है। विंसेंट उसके सर पर हाथ रखकर एक बार फिर से कुछ शब्द बोलता है और उसकी आत्मा को नर्क में भेज देता है। इन सब से अनजान शैली खुद को रिहैब सेंटर में सेफ महसूस कर रही थी। इसी बीच वो एरिक को नोटिस करती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। वहाँ लड़के और लड़कियों का बात करना मना था, पर बावजूद इसके वो एक दूसरे से बात करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं। रिहैब के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसलिए दोनों को जब भी मौका मिलता वो एक दूसरे को देखते और इशारों में बातें करते। एक दिन शैली गार्ड से बचते हुए एरिक के रूम तक पहुंच जाती है। उसे दीवार पर अपनी ड्राइंग्स दिखी जो एरिक ने बनाई थी। उसे वो ड्राइंग पसंद आती है और वो एरिक से उसे रखने की रिक्वेस्ट करती है। इसी बीच उसकी नजर एरिक के हाथ पर पड़ती है, जिस पर बहुत सारे ब्लेड के निशान थे जो एरिक के सुसाइड अटेम्प्ट्स की वजह से बने थे। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि पेशेंट 105 से कोई मिलने आया है। एरिक देखता है कि 105 तो शैली का नंबर है, पर शैली उसे बताती है कि वो इस शहर में नहीं है, उसे यहाँ कोई नहीं जानता। एरिक कहता है, तुम डरो मत, मैं देखता हूँ कौन है। वो कुछ लोगों को देखता है और उन्हें वकील समझने की भूल कर देता है, पर शैली देखती है कि उसकी माँ मैरियन के साथ यहाँ उसे लेने आई थी। वो बहुत डर जाती है और एरिक को उसे छुपाने को कहती है। एरिक जानता था कि जब तक उनके पैरों में ट्रैकर है, छुपने की कोशिश बेकार है। वो शैली को लॉन्ड्री रूम में ले जाता है और एक वेंट से होते हुए वो ग्राउंड में आ जाते हैं। सिक्योरिटी के पता चलने से पहले ही वो फेंस कूदकर वहाँ से भाग चुके थे और किसी से लिफ्ट लेकर वो शहर में आ जाते हैं। शैली एरिक के साथ अपने एक दोस्त के खाली अपार्टमेंट में जाती है। उसके साथ रहना एरिक के लिए सेफ नहीं था, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने को कहती है, पर एरिक उसे इस तरह छोड़कर जाना नहीं चाहता था। पकड़े जाने के डर से वो दोनों उसके बाद कई दिनों तक अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलते। दोनों एक दूसरे से अपनी पुरानी जिंदगी के अच्छे और बुरे पलों के बारे में बातें करते हैं और उनके बीच नजदीकियां काफी बढ़ जाती हैं। दोनों बहुत ड्रग्स करते हैं, जिसके नशे में उन्हें होश ही नहीं रहता कि उनके सर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसी दौरान कुछ लोगों को जेड की डेड बॉडी पानी में पड़ी मिलती है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन पुलिस भी विंसेंट के साथ मिली हुई थी। ये खबर जब विंसेंट के कानों तक आती है तो वो मैरियन को उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढकर उसे मारने के ऑर्डर्स देता है,
क्योंकि अगर वो वीडियो लीक हो गई तो सबको उसकी असलियत का पता चल जाएगा। शैली और एरिक इन सबसे अनजान अपनी जिंदगी के मजे ले रहे थे। वो दोनों जंगलों में जाकर कैंपिंग करते हैं और शैली तो जैसे सब भूल ही गई थी। म्यूजिक शैली का पैशन था। एक रात वो पियानो बजाती है, लेकिन तभी उसे कुछ बहुत बुरा याद आता है, कुछ ऐसा जिसे भुलाने के लिए ही उसने पहली बार ड्रग्स का सहारा लिया था। वो एरिक को बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ ने उसे पैसों के लिए ऐसे ऐसे काम करवाए जो उसे करना पसंद नहीं था। वो बताती है कि उसने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, पर वो ये नहीं बताती कि उसने ऐसा क्या किया था, क्योंकि उसे डर था कि सच जानने के बाद कहीं एरिक भी उसे छोड़कर ना चला जाए। लेकिन एरिक उसे दिलासा देते हुए कहता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो उस रात मैं सुसाइड करने वाला था, लेकिन तुमसे मिलकर मैंने अपना मन बदल लिया। वो उसे कभी न छोड़कर जाने का वादा करता है और वे एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद शैली उसे एक डांस क्लब में ले जाती है जहां वो बहुत सारा नशा करते हैं। पर जब वो दोनों डांस कर रहे थे तभी डॉम शैली को देख लेता है। वो शैली को वहां से चलने को कहता है, पर वो इतने नशे में थी कि वो ठीक से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। शैली को पता चलता है कि चीड़ का किसी ने मर्डर कर दिया है और अब वो लोग उसके पीछे पड़े हैं। एरिक पूछता है कि वो लड़का कौन है, पर शैली उससे प्रॉमिस करती है कि घर पहुंचते ही वो उसे सब बता देगी। हालांकि असली मुसीबत तो उनका वहीं इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही अपने अपार्टमेंट में जाते हैं, विंसेंट के लोग उस पर हमला कर देते हैं। एरिक शैली को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है। उन्होंने शैली को तड़पा तड़पा कर मार डाला और जल्द ही एरिक की सांसें भी थम गईं। उसे लगा कि वो मर गया, पर तभी उसकी आंख खुली और उसने खुद को पानी में डूबता हुआ पाया। एरिक शैली को बचाने की कोशिश करता है, पर वो नीचे जा ही जा रही थी। डूबने के डर से एरिक पानी से बाहर निकलता है और महसूस करता है कि वो जिंदा था। हालांकि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो उसे उसके पीछे आने को कहता है। एरिक को लगा कि ये किसी ड्रग का साइड इफेक्ट है, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने ऐसी दुनिया देख रहा था जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वहाँ सब वीरान पड़ा था और चारों ओर सिर्फ कौवे थे जिनकी आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। एरिक पूछता है, मैं कहाँ हूँ और ये कैसी जगह है? वो आदमी अपना नाम क्रोनोस बताता है और कहता है कि तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। जब भी कोई मरता है तो ये कौवे उसकी आत्मा को सही जगह पहुंचाने में उसकी मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी मरने वाले की मौत इतनी भयानक होती है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। उसकी बातें एरिक की समझ के परे थी। बुरा सपना समझकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर उस जगह का कोई एंड पॉइंट नहीं था। वो बोला, भाड़ में जाओ, ये सच नहीं हो सकता और तुम मुझसे दूर रहना। पर क्रोनोस कहता है कि लगता है कि तुम अभी तक समझे नहीं, और उसे धक्का मारकर वापस उसकी दुनिया में भेज देता है। एरिक खुद को उसी अपार्टमेंट में पाता है जहाँ उसकी मौत हुई थी। वो शैली को आवाज लगाता है, पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई दी और वो तुरंत छुप गया। ये विंसेंट का आदमी था जो यहाँ शैली का फोन लेने आया है। वो एरिक से कहता है, तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं, बाहर आ जाओ, मैं पुलिस वाला हूँ। एरिक बड़ी आसानी से उसके झांसे में आ गया और उसके साथ जो कुछ हुआ उसे बताने लगा, पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता उस पुलिस वाले ने उसे गोली मार दी और फिर से अपने काम में जुट गया। उसे लगा कि वो मर गया है, पर हम देखते हैं कि गोली लगने के बाद भी एरिक पता नहीं कैसे पर जिंदा था। उन दोनों में फाइट होती है जिसमें काफी जद्दोजहद के बाद एरिक उसे मार डालता है। हालांकि उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। हम देखते हैं कि उसके पेट में चाकू घुसा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी आंतें उसकी बॉडी से बाहर आ रही थीं। दर्द में चिल्लाता हुआ एरिक उसे वापस अपने पेट में डालता है और देखता है कि उसकी चोटें अपने आप ही ठीक हो रही थीं। उसके सर में क्रोनोस की आवाज गूंज रही थी और वो नोटिस करता है कि एक क्रो उसका लगातार पीछा कर रहा था। कुछ दूर चलते ही एरिक को शैली दिखाई देती है जो ब्रिज के ऊपर ही खड़ी थी। वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन जैसे ही वो पानी को छूता है वो फिर से क्रोनोस के पास पहुंच जाता है। एरिक समझ गया था कि वो मर चुकी है, वो दोनों मर चुके हैं। वो क्रोनोस से पूछता है कि शैली उसके साथ क्यों नहीं है, जिस पर क्रोनोस उसे बताता है कि शैली नर्क में है और अगर तुम चाहो तो उसे वापस ला सकते हो। जिन लोगों ने तुम्हें मारा था वो तुम्हारी दुनिया के नहीं थे, उन्होंने शैतान के साथ सौदा किया है। निर्दोष आत्माओं को नर्क में भेजकर उन्होंने बैलेंस को डिस्टर्ब किया है और तुम ही उसे ठीक कर सकते हो। वो बोला, उन सभी को मार दो और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिल जाएगी। ये पावर्स तुम्हारे पास तब तक रहेंगी जब तक तुम्हारे और शैली के बीच का प्यार सच्चा है। तुम मरोगे नहीं, लेकिन चोट लगने पर तुम्हें दर्द जरूर होगा। वो बोला, अब तुम तैयार हो, और बस इतना कहकर उसने उसे धक्का दे दिया, जिससे एरिक अपनी दुनिया में वापस लौट आता है। वो सबसे पहले अपने एक दोस्त के पास जाता है और उससे कुछ हथियार खरीदता है। इसी बीच हम शैली की माँ सोफिया को देखते हैं जो अभी अभी अपनी बेटी को दफनाकर वापस लौटी थी, पर उसे पता नहीं कि एरिक कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा है। वो पूछता है, जिन लोगों ने तुम्हारी बेटी को मारा तुम उनकी मदद क्यों कर रही थी? ऐसा क्या है जो तुम छुपा रही हो? पर सोफिया उसे झूठ बोलती है कि उसकी बेटी ड्रग ओवरडोज से मरी है, लेकिन एरिक उसे बताता है कि जब उन लोगों ने उसे मारा तो मैं वहीं था, तो झूठ बोलना बंद करो और अब मैं उन सबको मार दूंगा जो इसमें शामिल हैं, फिर चाहे वो तुम्हें क्यों ना हो। इसके बाद एरिक शैली के रूम में गया, जहां उसे उसकी कुछ पुरानी तस्वीरें और एक ओपेरा हाउस का एंट्री पास मिलता है।
एरिक जब वहाँ जाता है तो उसे रास्ते में वही आदमी मिला जिसने उसे मारा था। वो बोला, तुझे तो मैंने मार दिया था, तो तू जिंदा कैसे है? एरिक उसके सर पर बंदूक रखकर उससे बाकी लोगों के नाम और एड्रेस पूछता है। इसी बीच वो आदमी चालाकी से अपनी गन की ओर हाथ बढ़ाता है। एरिक का उस पर जरा भी ध्यान नहीं था। हालांकि खतरा महसूस होते ही उसकी बॉडी हरकत में आ जाती है और वो उसे गोली मार देता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता उसने मैरिन को देखा जो ओपेरा से बाहर निकल रही थी। एरिक बिना कुछ सोचे समझे उनके सामने खड़ा हो गया और उस पर गोली चला दी। हालांकि गोली शीशे के पार नहीं जा पाती और वो बच जाती है। एरिक उसकी कार तक में घुसकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैरिन के बॉडीगार्ड्स उसके लिए अपनी जान भी दे सकते थे। एरिक कई बार उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे ऐसा करने नहीं देते और आखिर में उसे चलती कार से नीचे फेंक देते हैं, जिस कारण एक ट्रक एरिक को कुचल कर चला जाता है। उन्हें लगा कि वो मर गया, पर अपनी हीलिंग पावर्स की बदौलत एरिक की बॉडी खुद को रिपेयर कर लेती है। हालांकि उससे होने वाला दर्द बर्दाश्त के बाहर था। वहीं दूसरी ओर हम विंसेंट को देखते हैं जो सोफिया से मिलने जाता है। वो बोला, सुना है कि वो तुमसे मिलने आया था, उसे क्या चाहिए? सोफिया बताती है कि वो कह रहा था कि वो तुम्हें मारकर शैली को फिर से जिंदा कर सकता है। बस इतना कहकर वो अपनी बेटे के लिए रोने लगी। विंसेंट बोला, बंद करो ये दिखावा, तुमने ही अपने लिए उसका सौदा किया था, उसकी हालत की जिम्मेदार तुम भी हो। सोफिया अब उसके किसी काम की नहीं थी, इसीलिए वो उसे खुद की जान लेने को कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सोफिया छत से कूदकर सुसाइड कर लेती है। विंसेंट को पता चल गया था कि वो लड़का मरकर जिंदा हुआ है, इसलिए वो अपने लोगों को उसे जिंदा पकड़ने के ऑर्डर्स देता है। इसी बीच एरिक एक कड़ी को जोड़ते हुए शैली के बेस्ट फ्रेंड डॉम के पास पहुंचता है, जो आज रात भागने की फिराक में था। एरिक को लग रहा था कि उस रात उन गुंडों को क्लब में वो लेकर आया था, पर थोड़ी पूछताछ करने पर उसे पता चला कि इन सब का असली मास्टरमाइंड विंसेंट है। डॉम कहता है वो लोगों के दिमाग में घुसकर उनके अंदर के शैतान को उन पर हावी करवाता है और फिर हमसे बुरे काम करवाता है। एरिक को पता चला कि ये सब एक वीडियो की वजह से हो रहा है। उसे जानना था कि उस वीडियो में ऐसा क्या है, इसलिए वो तुरंत शैली के अपार्टमेंट में जाता है। हम उसके सर पर एक कौवे को मंडराते हुए देखते हैं जो हर वक्त उस पर नजर रखे हुए था। एरिक ने वहाँ कोने कोने की तलाशी ली, जिसके बाद उसे फोन मिल ही गया। जब उसने वीडियो प्ले की तो उसने देखा कि शैली उस वीडियो में पियानो बजा रही थी। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी वो उठकर वहाँ बैठी एक लड़की को जान से मार डालती है। ये सब देखकर एरिक निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगा कि शैली भी उन्हीं की तरह एक खूनी है। एरिक अपने उसी दोस्त के पास आया और कहा, मुझे पता चल गया कि उन्होंने उसे क्यों मारा। शैली ने कुछ बहुत गलत किया था और अब ये बात मेरे दिमाग से निकल नहीं रही। मैं अब और ये सब नहीं कर सकता, कम से कम उसे मुझे तो बताना चाहिए था। पर उसका दोस्त उसे कहता है कि अगर वो तुझे सब सच बता देती, क्या तब भी तू उससे प्यार करता? दोनों इस बात को लेकर बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ विंसेंट के गुंडे आ जाते हैं। पर जब एरिक ने भागने की कोशिश की तो उन लोगों ने उसे बहुत पीटा। वो एरिक के दोस्त को गोली मार देते हैं। एरिक उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर तभी उनमें से एक ने उसकी छाती पर गोली चलाई, जिससे उसकी बॉडी में छेद हो गया। एरिक को लगा कि वो ठीक हो जाएगा, पर अफसोस इस बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी पावर्स जा चुकी थी। अपनी दुनिया में वो मर जाता है और जब उसकी आंख खुली तो वो एक बार फिर दूसरी दुनिया में था। उसने पूछा, मैं यहाँ फिर क्यों आ गया? जिस पर क्रोनोस कहता है, क्योंकि तुम सच नहीं जान पाए। मैंने कहा था तुम्हारा प्यार पवित्र होना चाहिए। उसकी हीलिंग पावर्स चली गई क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं किया और शैली के प्यार पर शक किया। तुम्हें एक मौका मिला था पर तुमने उसे बर्बाद कर दिया। तुम्हें ईश्वर की शक्तियाँ दी गयी, पर तुम महज एक आम लड़के निकले। अब शैली को बचाया नहीं जा सकता। हालांकि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिल जाएगी, तुम बस उसे भूल जाओ। पर एरिक ऐसा नहीं करता। वो कहता है वो शैली से सच्चा प्यार करता है और नर्क में उसकी जगह लेने को तैयार है। क्रोनोस बोला, पता भी है तुम क्या कह रहे हो? उसकी आत्मा शापित है, वो जहाँ जा रही है तुम सोच भी नहीं सकते। उसे बचा भी लिया तो कभी उसके साथ नहीं रह पाओगे। हालांकि एरिक ने फैसला कर लिया था, जिसके बाद वहाँ मौजूद कौवों का झुंड उसे घेर लेता है। उनमें से एक क्रो सीधा एरिक की बॉडी में घुस जाता है। क्रोनोस बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। इसके बाद वो अपना और एरिक का खून मिलाकर कुछ मंत्रों को बार बार रिपीट करता है। एरिक का शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसमें उसे बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ा। जल्द ही उसका खून काला हो गया और अब उसके पास दोनों दुनियाओं में ट्रैवल करने की पावर्स थी। उसे विंसेंट को मारने का एक और मौका दिया गया, जिसके बाद एरिक दोबारा अपने मरे हुए शरीर में जागता है। हम देखते हैं उसकी चोटें अपने आप ठीक हो जाती हैं, जिसके बाद वो वहाँ मौजूद हर एक आदमी को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। उनमें से एक के फोन पर उसे एक मैसेज मिलता है, जिससे पता चला कि मैरियन ओपेरा हाउस में आने वाली है। इन शक्तियों के साथ अब वो अमर था, पर उसके अंदर का एरिक मर चुका था। उसने वहाँ एक धारदार तलवार उठाई और विंसेंट को मारने चला गया। जब मैरियन को पता चला कि एरिक को मारने के गुंडों की कोई हाल खबर नहीं है, तो वो उसी वक्त ओपेरा की सिक्योरिटी बढ़वा देती है ताकि कोई अंदर ना आ सके। गार्ड्स उसके आने का इंतजार कर रहे थे, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका सामना किससे होने वाला है। अंदर घुसते ही एरिक वहाँ मौजूद हर एक आदमी को एक एक कर मौत की घाट उतार देता है, और जिसने उसे रोकने की कोशिश की उसे तो एरिक ने चीर कर रख दिया। तलवार, चाकू और बुलेट्स उसे दर्द देने के अलावा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, और देखते ही देखते एरिक वहाँ लाशों का ढेर बिछा देता है।
हालांकि गार्ड्स भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मानो जैसे उन्हें अपनी जान की परवाह ही नहीं थी। जब मैरिन को पता चला कि वो यहाँ पहुंच चुका है तो उसने और लोगों को भेजा। सब मिलकर एरिक पर हमला कर देते हैं, पर वो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते। उनके सिरों को कुचलते हुए एरिक आगे बढ़ता रहता है, पर तभी सबने उस पर गोलियों की बारिश कर दी। उसका शरीर गोलियों से छल्ली हो गया, पर उसकी बॉडी इतनी जल्दी हील कर रही थी कि उसे रोक पाना इनके बस की बात नहीं थी। उनसे लड़ते वक्त एक आदमी ने तलवार एरिक के शरीर के आर पार कर दी और उसे जोर से पकड़ लिया, पर तभी एरिक ने खुद को गोली मारी जो उसे पार करते हुए उस आदमी को जा लगी। साफ पता चल रहा था कि अब वो अपने काबू में नहीं है, क्योंकि वो रुक ही नहीं रहा था। इसके बाद वो मैरिन के पास पहुंचता है। उसके बॉडीगार्ड ने एरिक पर फायरिंग की, पर जब उसे लगा कि वो उसे नहीं रोक पाएगा तो उसने खुदकुशी करनी चाहिए, पर एरिक उसे ऐसा नहीं करने देता, क्योंकि वो उन्हें अपने हाथों से मारना चाहता था। एरिक ने उसकी गर्दन उड़ा दी और उसका कटा हुआ सर हाथ में लेकर मैरिन के पास आया। एरिक उससे विंसेंट के बारे में पूछता है। डर के मारे मैरिन उसे सब कुछ बता देती है, पर फिर भी एरिक उसकी गर्दन काटकर उसे चलते शो में ऑडियंस के बीच फेंक देता है, जो देखकर वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। एरिक ने स्टेज से कुछ फूल उठाए और उन्हें उसी ब्रिज पर लाकर रख दिया जहाँ शैली ने पहली बार उससे अपने प्यार का इजहार किया था। इसके बाद एरिक विंसेंट के पास जाता है। अंदर आकर उसने देखा कि वहाँ कोई गार्ड, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। एरिक उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे मुड़ने के लिए कहता है, पर विंसेंट को उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो अपना हाथ काटकर उसे दिखाता है कि वो भी बाकियों की तरह एक आम इंसान है, मुझे कोई भी मार सकता है। वो कहता है, सुना है तुम मुझे वापस लाने वाले हो, वो जहाँ है वहाँ से लौटना मुमकिन नहीं। उसका वीडियो देखा ही होगा तुमने, उसने जो किया उससे अनजान मत बनो। एरिक कहता है इसमें उसकी गलती नहीं थी, तुमने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। विंसेंट बोला, बहकता वही है जो बहकना चाहता है, मैंने तो बस बीज बोया था। जरा खुद को देखो, देखो तुम क्या बन गए हो, वो तुम्हारे साथ क्यों रहना चाहेगी। उसे इसी तरह बातों में उलझाकर विंसेंट ने चालाकी से उसे चाकू भोंक दिया। पता चला कि ये सब उसकी चाल थी। वो जल्दी से अपने खून को एरिक के खून के साथ मिक्स कर देता है, जिससे एरिक कमजोर पड़ गया। इसके बाद विंसेंट ने उसके कानों में कुछ शब्द बोले, जिससे उसकी सारी काली शक्तियां उसके अंदर समाने लगी। देखते ही देखते विंसेंट का खून भी काला हो जाता है और अब वो भी अमर हो गया था। वो उसके अंदर की बुरी यादों को खुरेद खुरेद कर बाहर निकालता है और उसकी आत्मा पर लगभग कब्जा कर ही लिया था कि तभी एरिक उसे अपने साथ लेकर दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। विंसेंट बिना मरे आफ्टर लाइफ में आ चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे कि उसके खून की बूंद पानी में गिरते ही नर के राक्षस जमीन पर आ जाते हैं। विंसेंट कहता है ये सब उस 2 टके की वेश्या के लिए, पर ये सुनते ही एरिक उसे बहुत मारता है, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता था। विंसेंट बोला, अब तुम्हारा क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते, पर एरिक को अपने अंजाम से मतलब नहीं था। वो विंसेंट को मॉन्स्टर्स के हवाले कर देता है, जिसके बाद नर्क के राक्षस उसे दर्दनाक मौत देकर उसे अपने साथ नीचे खींच लेते हैं। एरिक ने अपना काम पूरा किया और जैसा कि उससे वादा किया गया था, शैली की आत्मा नर्क से वापस लौट आती है। शैली कहती है, एरिक मैंने एक बुरा सपना देखा, पर एरिक कहता है सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें वापस जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैंने सौदा किया है। शैली पूछती है, तुमने ऐसा क्या किया, पर इससे पहले वो कुछ समझ पाती, शैली अपनी दुनिया में वापस लौट आई। हम देखते हैं कि क्रोनोस उसके सामने था। वो शैली को बताता है कि एरिक ने तुम्हारे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। शैली ने देखा कि उसके बगल में एरिक की लाश पड़ी हुई थी। उसे मरा हुआ देख वो रोने लगती है और उन पलों को याद करती है जो उसने एरिक के साथ बिताए थे। वहीं दूसरी दुनिया में एरिक ने अब क्रोनोस की जगह ले ली थी और यहाँ उसे तब तक रहना था जब तक कोई और उसकी जगह नहीं आता। उसने अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया था और उसे यकीन था कि एक दिन वो फिर मिलेंगे। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।